हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की आंसर की। और ये जो पेपर है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको याद रखनी है 28 नवंबर 2021। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीके का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? तो अंकुर योजना का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो ये जो स्कीम है ये आपके ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द हु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, W.V. रमन। यहीं पे आपको दो पुस्तक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी ध्यान रखनी है। पहला है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे बुक है सचिन तेंदुलकर की। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट बुक है वो ध्यान रखनी है, वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बुक है युवराज सिंह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स में जो पर्सन की आयु होती है, एज होती है, ये किसका एक उदाहरण है? तो व्यक्ति की जो आयु होती है वो उदाहरण है। पहले इसमें दिया है क्वालिटेटिव वेरिएबल। देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो किससे रिलेटेड होता है? वो एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटी से रिलेटेड होता है। तो एज जो है वो कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं है। तो अगर डी ऑप्शन गलत है तो डी भी गलत होगा, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव वेरिएबल लिखा है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बाकी आते हैं ए और सी की तरफ। तो ए और सी में अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है किसी दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन डिस्क्रीट वैल्यू जो वेरिएबल जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट या फिर एक सर्टेन वैल्यू को ही लेता है। तो एज कैसा वेरिएबल है? एज एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वेरियांस 4 दिया है तो वेरियांस अगर 4 है तो एस टी आपसे पूछा गया है। प्रसरण अगर 4 दिया है तो मानक विचलन क्या होगा? तो एस टी किसके इक्वल होता है? एस टी इक्वल होता है रूट वेरियांस के। यहाँ पर आपको वेरियांस दिया गया है 4, तो आपका एस डी कितना हो जाएगा? एस टी हो जाएगा 2। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए वाला 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टीचर के बिहेवियर में जब आपको सुधार करना है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बी ऑप्शन, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण को। सूक्ष्म शिक्षण 5 to 10 मिनट्स की होती है और 5 से 10 प्यूपल्स ही इसमें होते हैं। और ये एक स्केल डाउन टेक्निक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक बोल सकते हैं। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है ड्वाइट एलन वर्ड। ड्वाइट एलन जो हैं उन्होंने ही टर्म को क्वाइन किया था या इसका यूज़ किया था सबसे पहले। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता है? पहला है रिलायबिलिटी। तो विश्वसनीयता बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर 4 लोग उस टेस्ट को चेक कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो चारों में इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो रिलायबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नाउ वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है और वो उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो टेस्ट कैसा है? वो टेस्ट आपका वैलिड है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सब्जेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपको ऐसे टाइप टेस्ट में इस चीज़ का यूज़ हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सब्जेक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी? इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो रेंज जो है वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन भी आएगा, मीडियन भी आएगा, मोड भी आएगा, लेकिन जो रेंज है ये क्या है? ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन का मेजर है आपका रेंज।
हु सेंड द फर्स्ट ईमेल, पहला ईमेल किसने भेजा था? तो पहला ईमेल भेजा था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल कब भेजा था? तो वो 1971 में भेजा था। फिर बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर ली ने क्या इन्वेंट किया था? WWW वर्ल्ड वाइड वेब। और कब किया था? 1989 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जंक ईमेल को निम्नलिखित में से एक भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल किसे कहा जाता है? ये स्पैम को कहा जाता है। स्पैम को हम अनसॉलिसिटेड मेल्स भी बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते थे फिर भी ये मेल्स हमें भेजे जाते हैं। ये बेसिकली प्रमोशनल पर्पस के लिए होते हैं। स्पूफिंग की बात करें तो स्पूफिंग का मतलब है एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई जाती है जो ट्रस्टवर्दी हो, जो क्रेडिबल हो, लेकिन ये आपको इसलिए शो होती है ताकि आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सके। तो स्पूफिंग क्या होता है ये भी पता लग गया। तो स्पूफिंग आपकी ईमेल के थ्रू भी हो सकती है और टेक्स्ट के थ्रू भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। बी ऑप्शन इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क? कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था रेनॉल्ड बी जॉनसन ने। इसका ए ऑप्शन राइट है। और फादर ऑफ हार्ड ड्राइव किसे बोला जाता है? वो भी रेनॉल्ड बी जॉनसन को ही बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल स्कॉलर इज? तो गूगल स्कॉलर क्या है? तो गूगल स्कॉलर एक पब्लिशिंग टूल है। ए ऑप्शन इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सेट एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी? किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो ये कहा था आइंस्टीन ने। इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। और इकोसिस्टम इज अ परमानेंट इकोनॉमी, परिस्थितिकी एक स्थायी अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है। ये किसने बोला था? ये बोला था, ये स्लोगन किसका है? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चिपको मूवमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और कब किया गया था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो स्तर विन्यास, स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। बाकी सेक्स रेशियो, मॉर्टैलिटी, नेटैलिटी, ये सब आपके पॉपुलेशन के क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्स? निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? वंचित मतलब कि वहाँ पर उस चीज़ की कमी है। तो वो है पुर्तगाल। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोस्फीयर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, वो धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली हुई है? अगर हम बात करें लेयर्स के बारे में तो सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है? वो होती है ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, देन आती है मेसोस्फियर। अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में तो ट्रोपोस्फियर जो है वो आप 18 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फियर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्प्रेड है। और मेसोस्फियर 50 टू 85 किलोमीटर तक है। और ट्रोपोस्फियर में आपके जितने भी वेदर फिनोमेनाज होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वो ट्रोपोस्फियर लेयर में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। मेसोस्फियर में आपके मेटेओर्स जो होते हैं वो यहीं पर बर्न होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए वाला है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। मेरीन नेशनल पार्क, मरीन समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है एक गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। और गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और सुंदरबन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। चिल्का लेक आपकी ओडिशा में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मेरीन नेशनल पार्क कौन सा है तो वो गल्फ ऑफ कच्छ
नेशनल पार्क ही है। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपका भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितानवसल की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? सितानवसल केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो वो तमिलनाडु में स्थित हैं। डी ऑप्शन इज राइट। Who among the following was the ruler of कांचीपुरम during the time of Emperor समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के काल में कौन कांचीपुरम का शासक था? तो विष्णुगोपा जो हैं वो समुद्रगुप्त के काल में कांचीपुरम का शासक था। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। यहीं पर अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो साइलेंट वैली लोकेटेड है डी केरल में। डी ऑप्शन इज राइट। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अरसलानी जंग बाय द मुगल एम्पेरर शाह आलम? मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलानी जंग की उपाधि किसको दी गई थी? इसमें मुझे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव होना चाहिए, तो इसे मैं डाउट छोड़ देती हूँ। अब आपको लिस्ट को मैच करना है 1 से और 2 से। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है असम में, रबड़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केरला में, और शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट कोड है 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। पार्ट पूछा जाए तो पार्ट 15वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो ये मूल कर्तव्यों का एक हिस्सा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड की थी, और जो लास्ट वाली है उसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितनी है? 11 है। किस पार्ट में है? तो पार्ट 4A में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में है। किस कमेटी ने सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हार्मनी और बैलेंस होना एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही एसेंशियल फीचर है? तो ये मिनरेवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कॉमन है? तो वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर लगता तो है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो रियल में एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लैंड है, उस पर 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उस पर काम 8 लोग ही कर रहे हैं, तो ये कैसा है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि छुपी हुई बेरोजगारी है, दिखती ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप एसोसिएटेड? तो वो एसोसिएटेड है हॉकी से। और आगा खां कप भी किससे रिलेटेड है? वो भी रिलेटेड है हॉकी से। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड है ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गल ब्लैडर? अगर गल ब्लैडर में स्टोन है तो इससे आपका किस चीज़ के पाचन में दिक्कत आएगी? तो वो फैट के पाचन में दिक्कत आएगी। तो होता क्या है कि गल ब्लैडर को बाय सर्जरी या ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है। होता ये है कि जो लिवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस आपका स्टोर कहाँ पर होता है? वो गल ब्लैडर में ही स्टोर होता है। ये बाइल जूस जो होता है ये आपका क्या काम करता है? ये फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। तो जब गैल ब्लैडर ही निकल जाएगा तो बाइल जूस भी नहीं होगा।
तो बाइल जूस को फैट का ब्रेकडाउन वही करता है, जिसकी वजह से जैसे ऑपरेशन जिनका होता है, गैल ब्लैडर निकाला जाता है, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप फैटी फूड्स नहीं खाएंगे, वो इस वजह से क्योंकि फैट्स का अभी ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्धि एक्सप्रेस वे किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है बी महाराष्ट्र से। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।